स्टार्ट। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व में यानी पहले, शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये उपसर्ग जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये आपके हिंदी में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा, और इंग्लिश में उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो उपसर्ग है वो उप, अधि, प्रति इस तरह के नहीं होते हैं। इंग्लिश में जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं? अन है ना, दिस है, ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे उपसर्ग हैं। अभी अपन वर्ड फ्रेम करेंगे जब अपन देखेंगे। तो हिंदी और संस्कृत में जो मूलतः उपसर्ग दिखाई देते हैं, जैसे आपका प्रति है ना, अधि है, अधि, अधः है, कु है, स है, सु है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, प्र है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जो आपको दिखाई देते हैं। अब इनको हम देखते हैं, इन शब्दों को देखते हैं और इन उपसर्गों को देखते हैं, इनसे हम कौन कौन से शब्द बनाते हैं। जैसे आप देखते हो, आपको दिखा हुआ दिखता है प्रत्येक। प्रत्येक जो शब्द है इसका आपको यदि आता है, क्या करना है? आपको इसमें उपसर्ग बताना है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? उपसर्ग बताओ। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस प्र को अलग कर देते हैं और आगे लिख देते हैं टेक, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये जो शब्द अलग कर रहे हो आप, जो मूल शब्द बना रहे हो, उसका अर्थ होना ही चाहिए। यदि उसका अर्थ नहीं होता है, यदि उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या है? निरर्थक है। और निरर्थक है तो इसका मतलब मूल शब्द हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, यानी जब हम इसका संधि विच्छेद करें तो हमें ये दिखना चाहिए कि जो यहाँ शब्द निकल रहा है वो और जो यहाँ शब्द निकल रहा है वो, दोनों अलग अलग करने पर भी दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रति प्लस एक, इस तरीके से आप इसका क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे, तभी उसका क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। यानी प्रति धन एक क्या बन गया? प्रत्येक। आया समझ में? ये संधि में भी, आपको संधि में भी आपने पढ़ा है ना, कौन सी संधि है? ई का य बनता है, कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है ना, जहाँ ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल, इस तरीके से बन जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर संधि भी दिख रही है आपको, लेकिन उपसर्ग पूछेगा तो आप यहाँ पर इसका सीधे आंसर क्या लिखोगे? प्रति उपसर्ग है। आया समझ में? जैसे आपको शब्द दिखे, अब ये शब्द लिखा हुआ है अधिगम। अब यहाँ पे तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें क्या दिख रहा है? अधि उपसर्ग दिखाई दे रहा है। कौन सा उपसर्ग दिखाई दे रहा है? अधि। ठीक है, लेकिन कई बार शब्द कुछ और कह रहा होता है ना। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ आ जाए अधोगति। ठीक है, अधोगति शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसका उपसर्ग बताना है। ठीक है, अधोगति शब्द लिखा हुआ है, अधोगति का आप उपसर्ग अलग करोगे तो बच्चे क्या करते हैं? अधोधन गति। बिल्कुल सही किया है ना मैंने? अधोधन गति शब्द बिल्कुल सही है क्या? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये जो अधो शब्द है ये कोई उपसर्ग है ही नहीं। अब आया समझ में? ये कोई उपसर्ग नहीं है। इसको जब हम अलग करेंगे तो इसका शब्द क्या बनेगा? अधः। विसर्ग संधियों में आपने उत्व विसर्ग संधि पढ़ी थी, विसर्ग संधियां पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें आपको उत्व विसर्ग संधि पढ़ाई थी। विसर्ग का क्या बनता है? ऊ बनता है। क्या बनता है विसर्ग का? ऊ। यानी ये शब्द क्या बनेगा? अधः का अध ऊ, ये बन गया अध ऊ। उसके बाद में आगे गति हो गया। जब इसका तीसरा स्टेप अपन लेंगे तो गुणादेश होकर के ये ऊ का क्या बन जाएगा? ओ। क्या बनेगा? ऊ का ओ बनेगा और ये गति इसमें जुड़ जाएगा तो ये अधोगति, इस तरह से शब्द बनेगा। कुछ आया समझ में आपको? इसी तरीके से स है, जैसे परिवार में हम स उपसर्ग जोड़ देते हैं, स परिवार है ना, कुशल में स जोड़ दिया, स कुशल। आ रहा है समझ में? इस तरीके से स उपसर्ग है। फिर नेक्स्ट है आपके सु। जैसे सु जो है वो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है, इनका अर्थ भी आपको ध्यान रखना है और अर्थ का एक तालिका आपको फोटो खींच करके मैं भेजूंगी तो आप लोग लर्न भी करिएगा, है ना। तो सु जो है वो हमेशा किस में यूज होता है? अच्छे अर्थ में यूज होता है ना। जैसे सुकुमारी, कैसी कुमारी? सुकुमारी, अच्छी कन्या, है ना। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। प्र है, जैसे अब प्र उपसर्ग में मुख और प्रमुख, समझ में आया? जैसे अध्यापक में वो पूरा शब्द है प्रधान, प्रधन धान प्रधान। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उपसर्ग हैं, उनका अर्थ समझते हुए और आपको इनके वर्ड्स पढ़ने हैं और समझने हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ये जो 9th 10th में पढ़ रहे हो जीवन में कभी काम नहीं आएगा।
जो बच्चे 9th 10th में अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, वो आगे कंपटीशन की तैयारी में कभी भी उनको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो बच्चे 9th 10th में बेसिक नहीं पढ़ पाते ना, उनको आगे जाके कंपटीशन में भी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। आप कंपटीशन के आगे जाके तैयारी करोगे, वहाँ भी आपको उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द खूब देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में ये चीज़ें जनरल हिंदी में आती ही हैं। जनरल इंग्लिश में आपके वही सब कुछ आएगा जो आप 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, प्रीफिक्स, सफिक्स, फिर एरर डिटेक्शन, गलतियां कहाँ हो रही हैं, वो गलतियां कौन कौन सी हैं, सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की होती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार उन वीडियोज़ को देखो जो ग्रामेटिकल रिलेटेड है। चैप्टर्स तो आप एक बार पढ़ के कहानी दिमाग में रख सकते हो, लेकिन ग्रामर को क्या होता है, रूल्स अपने दिमाग से फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो आप इनको बार बार पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेगा। ओके।